हाँ बोलो, क्या पूछना है, किसको पूछना है। Q&A सेशन स्टार्ट करेंगे हम लोग। Q&A सेशन जो भी बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं वो अपना अपना क्वेरीज पूछेंगे रिलेटेड टू एग्जाम जो कि संडे को होने वाला है। एनडीए एग्जाम से रिलेटेड जो भी क्वेरीज है, और ये एनडीए एग्जाम ही नहीं, सीडीएस के बच्चे भी एग्जाम दे रहे हैं, तो जो भी ये क्वेश्चंस यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं ये कुछ पूछना चाह रहे हैं रिलेटेड टू जो भी है उनके क्वेरीज, तो एक एक करके हैंडल करते हैं। चलो स्टार्ट करो, पूछना तुम। तो पेपर के बाद क्या करा जाए, मतलब जैसे पेपर खत्म हो गया उसके बाद अगर हम एकदम 100% श्योर नहीं है कि होगा, या हम 50-50 या फिर 60 ऐसे कोई रेशियो तो मैं 100% नहीं है कि हमारा होगा कि नहीं होगा, तो क्या करा जाए? देखो ये क्वेश्चन तो वहां चले जा रहा है कि आफ्टर पेपर क्या करना है। आफ्टर पेपर आफ्टर के पेपर के बाद दो तरह के लोग होंगे, एक जो 100% श्योर होंगे कि उनका सिलेक्शन हो जाए, एक वो वाले होंगे जिनका रेशियो 60-40 होगा, एक वो वाले होंगे जिनका 50-50 होगा, और 50 के नीचे अगर तुम कुछ भी बोल रहे हो तो वो नॉट क्लियर वाले कैंडिडेट है। तो पहले ये डिसाइड कर लो, चारों केसेस के लिए आंसर दे देता हूं, क्योंकि अभी देखो तुम लोग जिस स्टेज से पास कर रहे हो, अगर मैं इन जनरल सारे बच्चों को कब ले लो तो वो इन चारों में ही फिट बैठेंगे, कोई बाहर से तो कुछ होना नहीं है। जो भी बच्चे हैं पेपर देने के बाद इन्हीं चार कैटेगरी के अंदर आने वाले हैं, तो मैं चारों कैटेगरी को कवर कर लेता हूं आंसर के अंदर में। हो सकता है अभी क्लास में तुम लोग 4 बच्चे बैठे हो फिलहाल, आज टुडे लास्ट 2 दिन बचा हुआ है, तो 4 मतलब बहुत अच्छा स्ट्रेंथ है क्लास में। तो जो बच्चे 100% श्योर है, ये 100% श्योर हुए कैसे, पहले तो ये उत्तर है, या ये जो भी है 60-40 50-50 नॉट क्लियर। तो इसके लिए तुमको पहले तो जो आंसर की आएगा डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स का, ये भी ध्यान रखना सबके आंसर्स वेरी करेंगे। मान लो मैंने एक आंसर पुट किया है, मैंने कुछ वीडियो में डिस्कस किया है और दूसरा टीचर कुछ बता रहा है, तो वहां पे थोड़ा सा डिफरेंस तुमको मिल सकता है, और ये डिफरेंस रेंज करेगा फ्रॉम 5 to 10 क्वेश्चंस, ये भी मैं बता दूं। मतलब आउट ऑफ 120 देयर विल बी वेरिएशन इन ऑप्शंस ऑफ 5 to 10 क्वेश्चन, ये मैंने एक रेंज दिया है। तो अब मान लो तुमने किसी सेट का कोई क्वेश्चन देखा कि ये सेट का क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर मैंने दिया है बी, और किसी और इंस्टीट्यूट ने दिया है ए, किसी एक इंस्टीट्यूट ने दिया है सी, डी चलो किसी ने भी नहीं दिया, तो ये अब तुम अभी श्योर नहीं होगे, 5-10 क्वेश्चन ऐसे 5-10 क्वेश्चन हमेशा होंगे पेपर में। तो अगर तुम पेपर को टैली करते हो, और 100% श्योर किसको बोलते हैं पहले ये जान लो। 100% श्योर वो बच्चा बोल सकता है जिसका टोटल स्कोर मोर देन 400 है, वो 100% श्योर रखे अपने आप। अब 350 to 400 में 100% श्योर होकर बैठ गए, ऐसा जरूरी नहीं, और वो सब कुछ डिपेंड करेगा तुम्हारे पेपर के ऊपर में कि पेपर इस साल कैसा आना है, वो भी स्पेशली मैथ्स का, क्योंकि मैथ्स ही तुम्हारा फिल्टर है। मैथ्स में आइडियली जो तुम्हारा स्कोर होना चाहिए, जिससे कि तुम एक बोलते हो ना मिनिमम कट ऑफ क्या होता है, तो वो 120 होता है। 120 से नीचे कोई भी मार्क्स अगर तुम ला रहे हो तो तुम्हारा कैटेगरी ये 50-50 में ही रखो अपने आप, 60-40 भी नहीं हो सकता। मतलब इट शुड बी अ 3 डिजिट नंबर, और वो स्टार्ट होता है 120 से। 100-110 का जमाना गया। अब अगर तुम 120 स्कोर के ऊपर रख रहे हो, और ये जितना ज्यादा ऊपर कर दोगे बच्चा बोलेगा सर मेरा 150 अब तो आना ही आना है, इसका मतलब है कि वो समवेयर बिटवीन ये और ये के बीच में नहीं बैठा हुआ है। तो अगर तुम 100% श्योर हो तो अभी तुम्हारे पास में बस सीधा उसके बाद आंसर टैली किया, तुमको लग रहा है तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। क्लियर होने के लिए मैंने क्या क्राइटेरिया रखा है, ग्रेटर देन 400 का। तो सीधा सीधा क्या करो, अपना जो भी ब्रेक टाइम है, जो भी ब्रेक लेना चाहते हो 5-7 दिन का, एकदम से रेडी मत हो जाना चलो यार एसएसबी करना है, नहीं, एंजॉय इट। अपना सक्सेस को एंजॉय करना भी तो एक चीज होती है। जैसे तुमको लग रहा है या 100% श्योर कि चाहे जो भी हो जाए 400 के नीचे तो मेरा स्कोर नहीं जाने वाला, 400 के ऊपर ही जाएगा, और वो जा सकता है 450 के अबव भी जा सकता है। अगर उतनी श्योरिटी है देन यू रिलैक्स फॉर सम 7 डेज। 7 डेज बहुत होंगे, जो रिलैक्सेशन करना उसमें कर लो, और फिर टेक गाइडेंस फ्रॉम दोज पीपल जो तुम्हारे आसपास रहते हैं, जिन्होंने एक्चुअली एसएसबी फेस भी किया है और क्लियर भी किया है। अगर कोई ऐसा स्टफ मिल रहा है, सिर्फ एसएसबी फेस किया ऐसे बात नहीं बनेगा, तो तुम ऐसे लोगों को पकड़ो, उनसे पूछो कि मतलब क्या है क्या नहीं है। थोड़ा सा मतलब एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने से पहले उसके बारे में जानने की कोशिश करना बहुत जरूरी होता है। तुम बोले यार मैं सीधा जाऊंगा कहीं भी ज्वाइन कर जाऊंगा, कहीं भी ज्वाइन करने के लिए तुमको मार्केट में कम से कम नहीं तो अभी सर्च करोगे तो 100 इंस्टीट्यूट तुमको दिख जाएंगे जो बोलेंगे कि वी आर द नंबर 1 इन एसएसबी कोचिंग। हाउ यू विल डिसाइड एसएसबी कोचिंग में वो नंबर 1 है या नहीं? उन्होंने अपने कुछ 6-7 स्टूडेंट्स के फोटो चिपका दिए होंगे अपने वेबसाइट के ऊपर में, या अपना प्रोमो में लगा दिए होंगे। हाउ यू कैन नो दैट? यू कैन नो ओनली व्हेन यू विल टॉक टू समवन हु हैज जेन्युइनली टेकन कोचिंग फ्रॉम देयर एंड क्लियर्ड इट।
और फिर सेकंड थिंग, जैसा कि मैंने बहुत बार पहले भी बोला हुआ है कि किसी भी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करने से पहले ये बहुत जरूरी होता है कि वहां पे जो फैकल्टी काम कर रही है तुम उनके बारे में थोड़ा सा जान पहचान करो। अब जैसे तुम एसएसबी की कोचिंग लेने जा रहे हो किसी इंस्टीट्यूट में, तो वहां एसएसबी की कोचिंग दे कौन रहा है, आर दे प्रोफेशनल्स? और वो प्रोफेशनल को जानना बहुत आसान होता है। टीचर को कोई भी बोल देगा झूठ से कि ये 20 साल से पढ़ा रहा है, वो नया नया आया होगा फील्ड में, लेकिन जो आर्मी प्रोफेशनल होते हैं वो झूठा क्रिएट नहीं कर सकता है। अब मुझे ही कोई डिफेंस के कपड़े पहना के थोड़ा बाल व्हाइट व्हाइट करके बैठा देगा, बोलेगा ये है मेजर है, तो ऐसा थोड़ी ना होता है। वहां पे फर्जी काम नहीं चलेगा। तो वहां पे तुम पहले जानो कि कौन सा आदमी है जो वहां पे दे रहा है हम लोग एसएसबी की कोचिंग, तो वो तुमको एक आइडिया मिल जाएगा और उसके बाद ही ज्वाइन करना। मतलब अगर तुम सोच रहा है कि तुम इतनी मुश्किल से तुम्हारा सब कुछ क्लियर करके आया और तुम एसएसबी कोचिंग घटिया जगह से ले लिया, तो फिर जिंदगी भर तुम्हारे दिमाग में ये अफसोस रहेगा कि मैंने कोचिंग भी घटिया जगह से ली थी इसलिए मेरा नहीं हुआ। और वैसे भी एक चीज मैं तुम लोगों को बता दूं कि तुम लोग का जो भी एसएसबी का कोचिंग होता है, इसमें 30% काम इंस्टीट्यूट का होता है, 70% तुम खुद जिम्मेदार होता है। तुम एसएसबी में नॉट सिलेक्टेड होने का पूरा जो जिम्मेदारी है इंस्टीट्यूट के ऊपर डाल ही नहीं सकते। तुम कहीं भी चले जाओ, वो तुम्हारे अंदर कमी निकाल देगा। मान लो तुम एसएसबी का कोचिंग लिया, तुमको लगा कि तुम्हारा हो जाएगा, तुम गया वहां से आउट होकर आ गया, तो वहां पे तुम इंस्टीट्यूट को ब्लेम कर ही नहीं सकता। रिटर्न के लिए तुम 1 मिनट के लिए टीचर को ब्लेम कर सकता है, लेकिन एसएसबी की कोचिंग में तुम किसी को ब्लेम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे खुद के ऊपर आएगा वो बात। ठीक है, तो 100% श्योर वाले तो एक वीक वेट करके प्रॉपर चैनल्स के थ्रू किसी अच्छे सेंटर को ज्वाइन करके वहां से कोचिंग। 60-40 वाले पहले ये श्योर कर लो कि ये 60-40 का 50-50 में चेंज तो नहीं हो रहा है, क्योंकि मान लो तुम 60-40 कह रहा है 3 दिन के बाद तुमको लग रहा नहीं है अब तो 4 से नहीं। अच्छा, अब तुम्हारा जो क्वेश्चन है मेरे हिसाब से ये दोनों वाला जो कैटेगरी है इनको तो कोचिंग प्रिपेयर करने के लिए स्टार्ट कर देना चाहिए। हाँ, अपने स्पोकन इंग्लिश वाले स्किल्स के ऊपर में जरूर काम करना, क्योंकि अगर तुम्हारा इंग्लिश बहुत बुरा है ना, तो एसएसबी कोचिंग ज्वाइन करने से पहले अपने इंग्लिश वाले के ऊपर में अगर कुछ काम कर सकते हो तो करो, क्योंकि वो वहां जाके नहीं कर पाओगे। वहां पर तुमको बार बार प्रॉम्प्ट करेंगे कि इंग्लिश में बोलो, तो अगर तुम थोड़ा सा सीख के कहीं से जाएगा तो बुरा नहीं। तो और तुम लोग अपने इंग्लिश को कहाँ रखता है ये तुम्हें लोगों को मालूम है, इसमें मेरा कुछ ये नहीं होता। ठीक है, अब 50-50 और नॉट क्लियर वाले अगर इनके अटेम्प्ट्स बाकी हैं, तब वो उन अटेम्प्ट्स के लिए किसी और जगह ज्वाइन मत करना भी इतनी जल्दी। तो लोग बोले हो गया ऑफलाइन तो देख लिया, जब ऑनलाइन कर लेते, चल किसी और इंस्टीट्यूट में चले जाते हैं। कंटेंट सब जगह सेम चीजें मिलने वाली। यहाँ पे तुम लोगों को जितना टाइटली मैं पकड़ के रखा हूँ लास्ट तक, वो तुमको कहीं पे भी टाइटली इतना तो कोई पकड़ के रखेगा नहीं, पहली बात। दूसरी बात, जब तुम ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका है तो व्हाई यू आर क्रिएटिंग मोर बर्डन ऑन योर पेरेंट्स, और कोचिंग के चक्कर में मत पड़ो। अभी यहाँ पे तुम्हारा काम क्या है, तुमको कंटेंट मिल चुका है, कुछ डिफरेंट नहीं मिलने वाला कहीं पे भी, तो तुम उन्हीं को एक बार रिवाइज करो। साइड बाय साइड तुमने अपना कॉलेज वाले ज्वाइन करना ही करना है। वहाँ पे तुम ये चांस नहीं ले सकता कि यार मैं 1 साल और पढ़ूंगा क्लियर होगा, इस बार तो होगा, वो उतना भी अपने आप को पॉजिटिवली मोटिवेट मत करो। अब ये तुम्हारा एक पार्ट टाइमर की तरह ही चलेगा, तो अपना जो दूसरा है उसमें काम पे लगो, अपना कॉलेज वाले ज्वाइन करो, वहाँ पे पढ़ाई करते रहो अच्छे से, और उसमें अपने सॉफ्ट स्किल्स जितने हैं उसको डेवलप करो। तुम्हारा कंप्यूटर का नॉलेज हुआ उसको डेवलप करो, अपने स्पोकन इंग्लिश पे काम करो, अपना पर्सनैलिटी पे काम करो। मतलब भगवान ने तुमको ये मौका दिया है नहीं क्लियर करवा के कि अबे यार तुम्हारे अंदर अभी बहुत काम करना बाकी है। मैंने तुम पढ़ाई तो करोगे, अब तुमको 8 महीना और मिल गया, मैं दे दिया 8 महीना तुमको, लेकिन साइड बाय साइड तुम अपने पर्सनैलिटी पे भी काम करना स्टार्ट करो। ये तुमको मौका दे रहा है भगवान। मैंने भगवान को पहले ही देख दिया था कि अगर मैं इसका भी क्लियर करवा के इसको भेज भी देता तो एसएसबी से इसको लात मार के भगाते। तो इसको एक मौका देते हैं कि ये थोड़ा सा और पढ़ लेगा, उसको एक फेलियर की तरह ट्रीट नहीं करना है। मान लो तुम्हारा रिटर्न क्लियर नहीं हुआ, तो उसको तुम फेलियर कब ट्रीट करोगे, जब तुम ये सोचोगे कि तुमने 100% डाल दिया था उसके बावजूद नहीं हुआ, उसको बोलते हैं फेलियर। फेलियर 2 तरह के होते हैं, एक होता है एक्सपेक्टेड फेलियर, एक होता है अनएक्सपेक्टेड फेलियर। तो अगर तुम अनएक्सपेक्टेड फेलियर की कैटेगरी में हो तो वो फेलियर नहीं है, वो लेसन है तुम्हारे लिए। और एक होता है एक्सपेक्टेड फेलियर, मतलब जो बच्चा क्लास कर ही नहीं रहा, जो बच्चा मॉक टेस्ट पेपर दे ही नहीं रहा, जिन्होंने अपना कोर्स कंप्लीट कराया नहीं, तो उनके लिए क्या कोई चमत्कार हो जाएगा? क्या कोई चमत्कार नहीं होने वाला। तो उसको तो पता ही है कि उसका एक्सपेक्टेड फेलियर है। ये वाले बच्चे जो पहले श्योर हो जाते हैं, पेपर देते देते ही श्योर हो जाते हैं कि भाई क्लियर तो होना नहीं है, और निकाल के बोलते हैं मैथ्स के बाद क्या मैथ्स का ही तो क्लियर नहीं हो रहा, जीएटी देगा क्या? जीएटी रहने दे। ऐसा वाला है, उनसे कोई आशा करने की जरूरत ही नहीं। और तुम ये मान के चलो कि जितनी जनता आती है उसमें से 50 to 60% जनता यही होती है नॉट क्लियर वाला। उनको एग्जाम हॉल में बैठे बैठे ही पता चल जाता है कि होना नहीं। अब बचे 40, तो 40% में से तुम लगा लो कि 25% ऐसे होंगे जिनको बोलते हैं डरपोक। डरपोक मतलब उनको हर चीज में लगता है कि अबे नहीं होगा, मतलब उनका जो एक अपने लिए जो इमेज है ना वो बुराई है, मतलब वो अपने आप को अच्छी तरह से देख ही नहीं पाते। उनको हमेशा लगता है तूने लाइफ में कुछ किया है, +2 में तो तेरे इतने नंबर आए थे, टीचर ने तेरे बारे में कभी अच्छा बोला नहीं, तो क्लास के सबसे बुरे स्टूडेंट्स में आता है, तेरा कहाँ से क्लियर हो जाएगा?
तो ये 25% गया, अब बच्चे कितने 15%। ये 15% से डरने की जरूरत है। ये 15% वो होते हैं जो तुम्हें एक्चुअली यहाँ पे भी टक्कर देंगे, और जब ये क्लियर करेंगे रिटर्न तो वहाँ पे एसएसबी में भी तुमको टक्कर देंगे। ये तुमसे किसी भी मामले में कम नहीं होगी अगर तुम अपने आप को उन 15% में मानते हो तो। अभी तुम्हारा कैटेगरी अगर खुद ही बना के रखे हो तो मैं क्या बोल सकता हूँ। तो तुम्हारा जो कंपटीशन है वो इनसे। अब तुम ये डिसाइड कर लो कि तुम ये 10 से 15% के अंदर हो भी या नहीं। और अगर मैं फेलियर की बात जो कर रहा था उसमें वही चीज फिर से बोलता हूँ, एक होता है अनएक्सपेक्टेड फेलियर। तो अनएक्सपेक्टेड फेलियर कुछ नहीं होता, वो तुम्हारे लाइफ का एक लेसन होता है जहां पे तुमको एक मौका और दिया जाता है कि तुम्हारा प्रिपरेशन और बढ़िया से करो ताकि और बढ़िया तुम कर सको। और एक्सपेक्टेड फेलियर वाले लोग के लिए तो यही है कि अगर तुमको नहीं करना है तो व्हाई यू आर गेटिंग इनटू इट, छोड़ो तुम उसको, छोड़ के तुम कुछ ऐसा करो जो तुम्हारा काम का चीज है। अब तुम पहली बार में क्लियर नहीं किया तो उसके पीछे रीजन तुम 100 दे सकता है, लेकिन तुमको ही मालूम है कि तुम्हारा खुद का इंटरेस्ट था नहीं, इसलिए तुम्हारा फेलियर तुमको मिला है। यस, आई थिंक मैंने आंसर कवर कर लिया यहाँ पे, ठीक है ना। तो और कोई क्वेश्चन? यस, तुम लोग में से कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं बोल रहा है, ये सब एक्सपेक्टेड फेलियर वाला सब है। अबे तुम लोग के अंदर में तो क्वेश्चंस होना चाहिए ना। कितना मिनट का बना है एक बार देख लो बैठ। सर 11 मिनट 11 मिनट का है, तो कोई क्वेश्चन और है तो 20 मिनट का करके उसको क्लोज कर देंगे। जैसे लास्ट मिनट में अगर जैसे कुछ लास्ट मिनट टाइम बचा है 1 दिन या 2 दिन, तो उसमें सर रिवीजन करें या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें या फिर ऐसे ही मतलब देखो लेटे लेटे अपने आप को किसी भी चैप्टर का कोई फॉर्मूला पूछो है। कई बार क्या होता है ना, हमें एलएचएस याद होता है, आरएचएस याद नहीं होता है। जैसे आज की डेट पे अगर तुमको लगता है कि यार लास्ट के कुछ दिन रह गए हैं, अब मैं क्या करूं, क्या किया है मैंने इसमें माइंड में अब चीज दिया रहता है अंडू करके पता है ना। तो रिवीजन का सबसे बेस्ट फॉर्मेट होता है खुद से पूछो। जैसे मान लो अभी तुम सोने गया और तुमको नींद नहीं आ रहा है, इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि तुमको लग रहा है कि तुम्हारा पढ़ाई अधूरा रह गया, तुम किसी चैप्टर का फॉर्मूला नहीं याद, वेक्टर हो सकता है, 3D हो सकता है, कैलकुलस हो सकता है। तो अगर याद नहीं आ रहा है, मान लो तुमने अपने आप से एक क्वेश्चन पूछा भाई 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो बोला अबे ये तो याद नहीं है मुझे, इसका मतलब है कि तुमको उसका रिवीजन करने की जरूरत है। तो ऐसे तुम्हारे एनडीए सिलेबस में 30 चैप्टर तो मैंने ही निकाल दिया मैथ्स का, तो उन 30 चैप्टर को एक एक करके देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलास याद है मुझे, याद है। अच्छा क्वेश्चन तो तुम करोगे नहीं बैठ के, अब तुम रात में बैठे क्वेश्चन तो नहीं कर रहे हो ना दिमाग में, ऐसे कोई इतने क्या टैलेंटेड हो गया अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो बैठ के, वह तो नहीं है। पहले तो ये देखो कि फॉर्मूला सारे चैप्टर के याद है कि नहीं, फर्स्ट स्टेप। अगर याद है तुम सोचता है कि हाँ मैं ये नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला हाँ याद है मुझे, हाफ n into n minus 3, इस तरह से अपने आप को क्वेश्चन करो। वहां पे तुमको लगने लगेगा कि अबे यार वेक्टर के तो फॉर्मूला मुझे याद ही नहीं है। तो ये जो लास्ट 2 डेज है इसमें अपने आप को फॉर्मूला वाइज बिल्कुल पक्का करो। क्वेश्चन वाइज तुम अपने आप को कभी पक्का नहीं कर पाओगे अनलेस और अनटिल तुम पेपर हॉल में नहीं बैठो। क्वेश्चन वाइज पक्का करना है तो तुम्हारा जो असाइनमेंट बुकलेट तुम लोगों को प्रोवाइड किया गया है उसके ईच एंड एवरी क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। तो इसको मैं बोलूंगा कि यू आर क्वेश्चन वाइज पक्का। फॉर्मूला में किसी भी चैप्टर से उठाकर तुमसे पूछूं, किसी भी टाइम में पूछूं, सोते हुए भी पूछूं, और अगर तब भी तुम्हारा आंसर निकल रहा है तो इसका मतलब है कि तुम फॉर्मूला वाइज भी पक्का है। तब तुमको लास्ट 2 to 3 डेज में कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। जस्ट चिल आउट योर माइंड। तुमको कोई चैप्टर में डाउट है तो तुम उस चैप्टर को रिवाइज कर सकता है। अगर तुमको लगता है कि ऐसा कोई डाउट मेरे दिमाग में नहीं है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बेटर रिलैक्स करो और कुछ नहीं करना। हाँ थोड़ा सा ध्यान रखना अपना वो टाइमिंग्स का, पेपर का टाइमिंग क्या है 10 to 12:30। तो 10 to 12:30 हमेशा अपने आप को मैथ्स के साथ जुड़े हुए रहना। मतलब जैसे कि तुम कल है, परसों है, आज थर्सडे हो गया, आज का दिन तो खत्म ही है। अब जैसे 10 बजने वाले हैं तो ये सोच लो कि एग्जाम के दिन इस समय तक तुम लोग सेंटर के अंदर अपने अपने सीट में बैठ भी गया होगा और तुम लोग को मेरे ख्याल से वो जो फॉर्म देते हैं फिलअप करने के लिए वो भी फिलअप स्टार्ट हो गया होगा। तो इस तरह से अपने आप को इमेजिन करो। और जब तुम ऐसे पोजीशन में अपने आप को रखते हो तो तुम कैसा पाते हो अपने आप को? डरा हुआ, सहमा हुआ, कॉन्फिडेंट, नॉट कॉन्फिडेंट, सो कुछ भी होता है। बहुत सारी कैटेगरी होती है कि एग्जाम हॉल में तुम अपने आप को इमेजिन कर रहे हो एग्जाम से 2 दिन पहले, तो तुम किस तरह का इमेजिन कर रहे हो? क्या तुम्हें डर लग रहा है एग्जाम हॉल में बैठ के दूसरे लोगों को देख के, या जो इन्विजिलेटर उसको देख के लग रहा है भाई ये खड़ूस कहां से आ गया, तो वो बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, कैसा फीलिंग आ रहा है वो सोचो एक बार। और थोड़ा सा ना इस तरह थोड़ा एकांत पे भी अपने आप को ले जाया करो, सो दैट यू कैन आस्क क्वेश्चन टू योरसेल्फ। तुम एक पूरे क्लास भर में बैठ के या एक ऐसी जगह में बैठ के अपने आप को क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकते इस तरह के, जिस तरह की बातें मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अपने आप को अकेले में ले जाके पूछो अपने आप से कि यार मैं सच में कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। और वहां पे अगर तुमको नेगेटिव आंसर्स मिल रहे हैं कि यार मुझे लग नहीं रहा है, तो ये मान के चलो कि 95% जनता को इस समय नेगेटिव आंसर्स ही मिलते हैं। तो ये इसलिए नहीं कि वो प्रिपरेशन नहीं है, बट उसको एक डर है अंदर। तुम जितना भी कह लो डर तो लगेगा ही तुमको इस समय।
लेकिन बात यह है कि जैसा मैंने बोला, फॉर्मूला अपने आप से पूछ लो, उसमें तुम्हारा हर क्वेश्चन का आंसर तुमको मिलते चले जा रहा है। क्वेश्चन तुम कोई भी याद कर रहे हो, तुम बोल रहे हो ये तो मुझे आता है, तो फिर कुछ ऐसा नहीं है। देन यू वेट एंड वॉच, तुम्हारा जो भी होगा वो 10 बजे तुमको पता चल जाएगा। ठीक है, ये लास्ट 2 डिटेल्स बता चुका हूं तुमको। रिवीजन करना है, चैप्टर अपना डिसाइड करो, लेटे लेटे अपने आप को पूछो या बैठे बैठे अपने आप को पूछो कि इस चैप्टर का फॉर्मूला सब मुझे याद भी है या नहीं, तो इस तरह से ये करना है। और कुछ बोलो, है कोई क्वेश्चन वन? ठीक है, तो फाइनली ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और जो भी यहाँ सामने भी बैठे हुए हैं। और ध्यान रखना, अभी फिलहाल 2 से 3 दिन जितना कम हो सके बाहर के खाने पीने के साथ में जुड़ो। टेक हेल्दी फूड, टेक एनफ रेस्ट, क्योंकि तुम्हारा बॉडी जब तक टोटल रिलैक्स नहीं होगा, बॉडी से ज़्यादा तुम्हारा माइंड जब तक टोटल रिलैक्स नहीं होगा, बात नहीं बनने वाली। और पेपर डे के दिन भी अपने आप को थोड़ा सा कोशिश करना कि जितना कम बोलो उतना अच्छा है। इन 2-3 दिनों में तुम जितना कम बोलोगे उतना अच्छा है तुम्हारे। डोंट ट्राई टू बी इन्वॉल्व विथ फोन फॉर लॉन्ग आवर्स। तुम थोड़ी देर के लिए देख रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन तुम लगा हुआ उसमें हर जगह से तो कुछ ना कुछ देखने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ से कुछ मिल जाए, यहाँ से कुछ मिल जाए, ये कुछ ऐसा बता दे। कोई कुछ नहीं बता रहा, सब बेवकूफ बना रहा था। कुछ लोग चला गया गोवा में छुट्टी मनाने के लिए, मैं देख रहा था उस दिन कुछ टीचर्स हैं हमारे, तो सब गोवा में जाके स्टैम्पन खोल चुके हैं। मतलब दे आर एंजॉयिंग इन देयर ओन फॉर्मेट। मैं ये नहीं कहता वो गलत कर रहे हैं, बट यस दे आर एंजॉयिंग अ लॉट, बिकॉज अब उन्हें पता है कि काम खत्म हो चुका है। तो अब जो भी होगा वो रिजल्ट होगा, देखा जाएगा क्या आता है, पेपर क्या आता है। तुम लोग को ऐसे बोतल नहीं खोलना है, बट यू हैव टू रिलैक्स। तुमको अपने आप को रिलैक्स कराने के लिए बोतल खोलने की जरूरत नहीं है, बैठो आराम से, लाइट म्यूजिक सुन लो, जो तुम्हें अच्छा लगता है तुम वो चीज कर लो। बट यस उसमें कहीं ना कहीं अपने आप को संभाल के रखना। मतलब कोई ऐसी चीज करने मत बैठ जाओ, अच्छा लगता है वो कर लो, तो उसका मतलब बहुत सारे तरीके से ले लो तुम। फिजिकल एनर्जी को ड्रेन आउट नहीं करना है, मेंटल एनर्जी को ड्रेन आउट नहीं करना है। कुछ मोटिवेशनल किताबें पढ़ी हुई हैं तो वो देख पढ़ लो, पढ़ने ज़्यादा अच्छा होता है। तुम वीडियो देखने बैठ जाएगा, वीडियो नहीं देखना है, आंखों में फर्क पड़ता है और दिमाग में भी जोर पड़ता है। रीड समथिंग गुड, मतलब वहाँ पे तुम अपने कुछ ऐसी किताबें पढ़ रहे हो जहाँ पे तुम कुछ अच्छा देखने को मिल रहा है, कर सकते हो सब काम। ठीक है ना, चलो दैट्स इट, टेक केयर, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। कितने मिनट का हमारा? 17 क्या बोलता है? वीडियो बना ही नहीं।